बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया बशीर, आपकी मेज़बान FM 102.2 रिफर वी हैव शो से। सामीन, न्यूक्लियर मेडिसिन एक एडवांस मेडिसिन और ब्रांच ऑफ साइंस है, ऑफ मेडिसिन साइंसेस। इसकी मदद से हम ना सिर्फ कुछ बीमारियां का बर वक्त इलाज कर सकते हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, हार्ट के पेशेंट्स हो गए, या फिर थायराइड के अमराज हो गए। न्यूक्लियर मेडिसिन की वजह से हम इनकी बर वक्त जो है वो तशखीस कर सकते हैं। और आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि न्यूक्लियर मेडिसिन किस तरह जदीद सहूलत को बेहतर बना सकता है और इसकी क्या अफादियत है। आज हमारे स्टूडियो में हमें ज्वाइन करती है कोमल अब्रार, जिनका ताल्लुक जो है वो रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी से है। And she's working there as a senior lecturer, and she has done her bachelor's in medical imaging technology from Shifa Ta'mir Millat and master's in health sciences. She has quite a number of years working both as an academician and as well as on the clinical side. Let's welcome her to our studio, और हम अपने बाकायदा जो है वो अपने शो का आगाज करते हैं। वेलकम टू द शो एंड थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो में तशरीफ लेकर आई। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे सामीन को ये जरूर बताएं कि न्यूक्लियर मेडिसिन है क्या। न्यूक्लियर मेडिसिन जो है वो एक जदीद और एक बहुत अहम शाख है रेडियोलॉजी की, और इसके अंदर जो एक ख़ास बात है वो ये है कि इसके अंदर रेडियो न्यूक्लियाइड मवाद इस्तेमाल होता है, जिससे बीमारियों की तशख़ीस की जाती है और जिसको ट्रीटमेंट पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें बॉडी के मुख्तलिफ़ औज़ा की कारकर्दगी को और मुख्तलिफ़ बीमारियों का जायज़ा लिया जाता है, और ये मुख्तलिफ भी है बाकी की रेडियोलॉजी की मोडालिटीज़ से और बाकी की इमेजिंग टेस्टिंग से। और इसमें सबसे ख़ास बात ये है कि ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स की फंक्शनिंग हमें बताता है, जो कि इसको बहुत सुपीरियर बनाता है बाकी की रेडियोलॉजी की मोडालिटी से। न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर दो तरह की मोडालिटीज़ इस्तेमाल होती हैं। एक को हम स्पेक्ट इमेजिंग कहते हैं और एक को हम पेट इमेजिंग कहते हैं। ये दो मुख्तलिफ लेकिन काफ़ी हद तक सिमिलर मोडालिटीज़ हैं जो न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, और इन दोनों के अंदर ही एक रेडियो एक्टिव मवाद इस्तेमाल किया जाता है, और ये डिफरेंट तरह से बॉडी को दिया जा सकता है। इंजेक्टेबल की सूरत में, यानी कि इंजेक्शन से, या फिर सांस से दिया जा सकता है, या फिर ओरली दिया जा सकता है, यानी कि कोई रेडियो एक्टिव मवाद पेशेंट को दिया जाए कि वो उसको खा लें। और इसमें डिफरेंट बॉडी के रीजन्स को इमेज किया जा सकता है, यानी कि इसमें हम ब्रेन इमेजिंग कर सकते हैं, इसमें हम निज़ाम हाज़मा की इमेजिंग कर सकते हैं, इसके अलावा हम इसमें गुर्दे इमेज कर सकते हैं, हम इसमें जिगर की इमेजिंग कर सकते हैं, इसमें कुछ दिल के अमराज की तशख़ीस की जाती है। तो ये जो है वो एक डिफरेंट मोडालिटी है, और लोग इसके बारे में कुछ कम जानते हैं, तो मेरा ख्याल में इस पे बात जो है वो डिटेल से होना बहुत लाजमी है। सही। अच्छा, अभी जब आपने मुझे बताया कि आप इस पे बात करना चाहती हैं न्यूक्लियर मेडिसिन में भी, और मैंने भी थोड़ी सी रिसर्च की इस टॉपिक को लेके, तो कुछ ऐसी सिचुएशन थी यानी कि जिनको हार्ट के अमराज हैं, या फिर जैसे मैंने पहले भी बताया कि हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं, उन सिचुएशन में न्यूक्लियर मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। क्या इनके अलावा कोई और भी मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं जहाँ पे मेडिकल इन मेडिसिन का टेस्ट करवाया जा सकता है? जी, बिल्कुल हैं। बहुत सारी और ऐसी डिफरेंट सिचुएशंस हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात मेंशन करना चाहूँगी कि न्यूक्लियर मेडिसिन एक बहुत अहम फ़ील्ड है रेडियोलॉजी में, और इस पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। ये बाकी की रेडियोलॉजी की मोडालिटी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लोग जो हैं वो मशीन देखकर घबराते हैं, जैसे सीटी स्कैन की मशीन है, एमआरआई की मशीन है, क्योंकि लोग इसके बारे में आम तौर पे ये तासुर है कि मशीन में से रेडिएशन निकलती है जो बॉडी के लिए नुकसानदेह है। तो न्यूक्लियर मेडिसिन एक बड़ी मुख्तलिफ फील्ड है। इसके अंदर मशीन
में से कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की रेडिएशन नहीं होती। बेसिकली इसमें पेशेंट को रेडियो एक्टिव मवाद दिया जाता है और पेशेंट के अंदर से रेडिएशन निकलती है जो मशीन के अंदर लगा कैमरा डिटेक्ट करता है। तो जो लोग मशीन से घबराते हैं उनके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है जानना कि इसमें मशीन में से कोई भी रेडिएशन नहीं निकलती। तो फिर इसकी एहतियात भी फिर उसी लिहाज से होती हैं कि पेशेंट में से जब रेडिएशन निकलती है तो फिर इसकी एहतियाती तदाबीर भी उसी हिसाब से ही होती हैं। और दूसरा ठीक है। आपका सवाल ये कि ये बाकी अमराज के लिए भी या बाकी औज़ा के लिए भी कराया जाता है, बिल्कुल कराया जाता है। जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया कि ये गुर्दे के अमराज के लिए भी बहुत सारे हड्डियों के ऐसे अमराज हैं जिनके लिए न्यूक्लियर मेडिसिन का स्कैन कराया जाता है। ठीक है। अच्छा, मैं चाहूंगी कि इस वक्त आप हमारे सामीन को जरूर बताएं फर्क बिटवीन जो डिफरेंट हमारे रेडियोलॉजिकल टेस्ट अवेलेबल है मार्केट में इस वक्त, और इस टेस्ट में इन दोनों में क्या फर्क है और ये कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ है। यानी कि रेडियोलॉजी और न्यूक्लियर मेडिसिन के टेस्ट में से जी जी जी, क्या फ़र्क जैसे है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मुख्तलिफ सबसे एक इम्पॉर्टेंट इसका डिफरेंस मैंने आपसे मेंशन किया कि इस पे मशीन में से रेडिएशन नहीं निकलती, इसमें से बॉडी में से रेडिएशन निकलती है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये भी है कि ये ना सिर्फ हमें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के या मुख्तलिफ औज़ा की स्ट्रक्चरल डिफ़ॉर्मिटीज़ बताता है या फिर उसके अंदर मौजूद कोई बीमारी है, उसके अलावा ये हमें ऑर्गन्स की कारकर्दगी के बारे में भी बताता है, उसकी फंक्शनिंग के बारे में बताता है कि कौन सा औज़ा कितनी अच्छी तरह से फंक्शन कर रहा है। जैसे अगर मैं गुर्दों की बात करूं तो गुर्दे कितनी अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हैं, कितनी अच्छी तरह से यूरिन आउटपुट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, या फिर अगर मैं दिल के अमराज की बात करूं तो कार्डियक जो टिश्यूज़ हैं उनको कितनी अच्छी तरह से खून की रवानी मिल रही है, या कौन से ऐसे खुलिये हैं जो अब काम करने से कासिर हैं। तो बेसिकली ये फंक्शनिंग पे हमें बहुत हेल्प करता है, जो कि बाकी की रेडियोलॉजी की मोडालिटीज़ इसमें हमें ज़्यादा बेहतर डायग्नोसिस नहीं देती, जबकि न्यूक्लियर मेडिसिन जो है वो हमें अर्ली डायग्नोसिस में बहुत हेल्प करता है। ठीक है। अच्छा, तो ये आप हमें बता सकती हैं कि क्या क्या ये बता सकता है, किन किन चीज़ों को ये कवर करता है इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट एंड डायग्नोसिस को लेके। न्यूक्लियर मेडिसिन जो है आम तौर पे ये समझा जाता है कि न्यूक्लियर मेडिसिन के जो टेस्ट हैं वो सिर्फ कैंसर के डायग्नोसिस के लिए या कैंसर की ट्रीटमेंट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसलिए जब भी किसी को न्यूक्लियर मेडिसिन का टेस्ट करवाने को कहा जाता है तो वो आम तौर पे बहुत डर जाते हैं कि कहीं हमारे बॉडी में कोई कैंसरस टिश्यू तो नहीं प्रेजेंट। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगी कि कैंसर्स के अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनको न्यूक्लियर मेडिसिन डायग्नोस करता है, जैसे कि थायराइड के डिफरेंट अमराज को, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म है, थायराइड के नोड्यूल्स हैं, इन चीज़ों को वो डायग्नोस करता है। इसके अलावा हार्ट के बहुत सारे ऐसी डिजीज़ हैं जहाँ पे हार्ट स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकता, या कहीं पे टिश्यू डेथ हो चुकी है हार्ट के मसल्स की, तो इसमें भी इसका बहुत अच्छा डायग्नोसिस है। इसके अलावा कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जहाँ पे पेशेंट जॉन्डिस्ड हो, और उसमें भी फिर हम लिवर इमेजिंग करते हैं जिगर के अमराज के लिए, या फिर कुछ ऐसे स्कैन्स होते हैं जिसमें हम गुर्दों की इमेजिंग करते हैं ये देखने के लिए कि यूरिन आउटपुट प्रॉपर नहीं है या ऑब्स्ट्रक्शन है कहीं पे। तो मुख्तलिफ अमराज हैं, लेकिन ये है कि न्यूक्लियर मेडिसिन कैंसर तक महदूद नहीं है। न्यूक्लियर मेडिसिन जो है वो इन सारे अमराज के अलावा कैंसर में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इसलिए है क्योंकि ये अर्ली तशख़ीस में हमें बहुत मदद देता है, और कैंसर के फैलाव के बारे में भी हमें बताता है कि कैंसर किस हद तक फैल चुका है, और हमें इस चीज़ में भी मदद करता है कि अब हमें क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अपनानी है। और इसके अलावा इस चीज़ में भी बहुत मदद करता है कि जिन पेशेंट्स की ट्रीटमेंट चल रही होती है तो हम टाइमली देख सकें कि कितनी अच्छी प्रोग्नोसिस है पेशेंट की उस ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि कितनी अच्छी तरह से पेशेंट का जो इलाज है वो हो रहा है और कैंसर टिश्यू में कितनी कमी आ रही है।
ठीक है। क्या आप हमारे सामने को ये भी बता सकती हैं कि न्यूक्लियर जो मेडिसिन्स हैं उनके अंदर क्या दोनों थेरेप्यूटिक और डायग्नोस्टिक्स दोनों शामिल हैं या इनमें से एक शामिल होता है? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। आम तौर पे जो रेडियोलॉजी की मोडालिटीज़ हैं, उनके अंदर थेरेप्यूटिक्स का कम रोल है और डायग्नोस्टिक का ज़्यादा रोल है। डायग्नोस्टिक यानी कि तशख़ीसी और थेरेप्यूटिक यानी कि इलाजी। डायग्नोस्टिक रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह से मैं अभी पिछली काफ़ी बीमारियों में और काफ़ी औज़ाक में ज़िक्र कर चुकी हूँ। मैं थेरेप्यूटिक्स पे भी थोड़ी-सी बात करूँगी। थेरेप्यूटिक्स में बेसिकली कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनमें हम टारगेटेड थेरेपी करते हैं। जैसे कि थायराइड के अमराज़ में हम टारगेटेड थेरेपी हम करते हैं। और डायग्नोसिस में मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी। जो हम रेडियो न्यूक्लाइड देते हैं या जो हम रेडियो एक्टिव मवाद देते हैं, वो 2 कंपोनेंट्स से मिलके बना होता है। एक उसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है और एक उसमें फार्मास्यूटिकल मटीरियल होता है। क्या आप हमें बता सकती हैं कि जो न्यूक्लियर मेडिसिन है उसको इस्तेमाल करने के लिए कौन सी तरह एहतियाती तदबीर पे अमल करना होगा और ये कितनी हद तक महफूज है? जिस तरह से बाकी के रेडियोलॉजी के टेस्ट में एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं और मुख्तलिफ एहतियात बताई जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह से न्यूक्लियर मेडिसिन में भी एहतियात जो है वो लाजमी है। सबसे पहले अगर मैं ज़िक्र करूँ हामला ख़वातीन की, तो हामला ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे एहतियात लाज़मी है। और न्यूक्लियर मेडिसिन के टेस्ट से पहले अपने डॉक्टर को ये बताना कि आप हामला हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है, जो बच्चे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम मेडिकल में हमेशा इस तरह से चीज़ें लेके चलते हैं कि हम ये देखते हैं कि किस चीज़ का कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है, यानी कि रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशो। तो अगर तो बेनिफिट ज़्यादा है, तो फिर ये टेस्ट करवाया जाता है। लेकिन फिर ख़ास तौर पे फिर रेडियो एक्टिव मवाद की अमाउंट को भी कम रखा जाता है और मुख्तलिफ एहतियात बताई जाती हैं, जो मैं आपके साथ आगे मेंशन करूँगी। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जो ब्रेस्ट फीडिंग हैं, उनके लिए भी ये एहतियात जो है वो ज़रूरी है कि जब वो न्यूक्लियर मेडिसिन का टेस्ट करवाएँ। जिसमें से एक बहुत ज़रूरी एहतियात ये है कि उन्होंने कुछ दिन तक अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है वो बॉडी में से ख़ारिज होता है डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, यूरिन के थ्रू, सलाइवा के थ्रू, इसी तरह से स्वेट के थ्रू, इसी तरह से वो ब्रेस्ट मिल्क में भी एक्सक्रीट होता है, जो बच्चे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए ये भी ख़ास एहतियात है। इसके अलावा कुछ ऐसे टेस्ट करवाए जाते हैं जिनके अंदर पेशेंट का जो है वो खाली पेट होना बहुत ज़रूरी होता है, और वो 4 से 6 घंटे भी हो सकता है, इससे कम या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, टेस्ट पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे टेस्ट भी हो सकते हैं कि जिनमें पेशेंट्स को ये मना किया जाए कि वो जो मेडिकेशंस ले रहे हैं उनको स्टॉप कर दें, बेशक अपने डॉक्टर से मशवरा करके। लेकिन कुछ ऐसे टेस्ट लाजमी हैं जिनमें आप अपनी जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, आपने उनको रोकना होता है ताकि टेस्ट का जो डायग्नोसिस है वो अच्छा है। इसके अलावा बहुत बहुत ज़रूरी एक एहतियात है, वो ये है कि आपने न्यूक्लियर स्कैन के बाद आपने अपने हाइड्रेशन का बहुत ख़्याल रखना है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है ताकि जो रेडियो एक्टिव मवाद है वो बॉडी में से ख़ारिज हो सके जल्द से जल्द। और क्योंकि मैंने अभी अर्ली मेंशन किया था कि इस टेस्ट के अंदर पेशेंट से रेडिएशन निकलती है, तो 24 से 36 घंटे जो है पेशेंट को बाकी सबसे दूर होने की हिदायत दी जाती है। ऑलमोस्ट 10 फीट का डिस्टेंस बताया जाता है, 10 फीट या 2 मीटर का डिस्टेंस बताया जाता है। और साथ-साथ ये एहतियात भी बताई जाती हैं कि आप 24 से 36 घंटे तक अपने जो खाने-पीने के बर्तन हैं, उनको अलग रखें। जब आप अस्पताल से घर जाएँ, तो आप अपनी गाड़ी की जो विंडोज़ हैं, उनको ओपन रखें। इसके अलावा अगर आप वॉशरूम यूज़ करते हैं, तो आप डबल फ्लश करें। तो ये कुछ छोटी-छोटी एहतियात हैं और ये बताई
हैं ख़ास कि न्यूक्लियर स्कैन के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं और इन पर अमल करना चाहिए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अभी आपने बताया कि जैसे पेशेंट के अंदर जो रेडियो एक्टिव मवाद है वो पास किया जाता है और उसके ज़रिए से फिर टेस्ट होता है। तो ये जो न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर ये रेडियो एक्टिव मवाद जो है ये इस्तेमाल करना क्यों इतना ज़रूरी है? ये बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि रेडियो एक्टिव मवाद इस्तेमाल करते हुए ही टेस्टिंग की जाती है और इसका डायग्नोसिस कुछ इस तरह से होता है कि हम ये देख रहे होते हैं कि कोई ऐसा बॉडी का टिश्यू जो डिजीज़्ड है या कोई ऐसा टिश्यू जो मेल फंक्शनिंग है, वो या तो रेडियो एक्टिव मवाद ज़्यादा लेता है नॉर्मल से या तो वो रेडियो एक्टिव मवाद कम लेता है। और रेडियो एक्टिव मवाद एक ऐसी हमारे पास एक मेडिसिन समझ लें आप कि वो इस तरह से हमें डायग्नोसिस देती है कि वो हमें बॉडी की पूरी फंक्शनिंग बताती है और वो साथ साथ हमें ये भी बताता है कि कितने टाइम में वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है, जो हम जिसको हम बेसिकली नॉर्मल फंक्शनिंग से कंपेयर करते हैं। तो रेडियो एक्टिव मवाद जो है, इसमें मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि मैंने अर्ली ऑन जिक्र किया था कि ये 2 कंपोनेंट्स से मिलकर बना है, रेडियो न्यूक्लियाइड और फार्मास्यूटिकल। तो जो फार्मास्यूटिकल है वो हर ऑर्गन के अकॉर्डिंग चेंज होता है और जिस भी बीमारी की हम तशख़ीस करना चाह रहे हैं उसके मुताबिक ये फार्मास्यूटिकल इस्तेमाल होता है। तो इसका हमें बहुत फ़ायदा ये होता है कि जहाँ से हम जिस भी रीजन से हम जिस भी ऑर्गन से हम इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं सिर्फ वही ऑर्गन टारगेट होता है। तो इसका हमें बहुत फ़ायदा ये होता है कि बाकी की सारी बॉडी से हमें डिफरेंट तरह के जो है वो आप समझ लें कि इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती जो हमें रिक्वायर्ड नहीं होती, हमें सिर्फ वहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है जहाँ से हमें रिक्वायरमेंट है। तो इस वजह से रेडियो फार्मास्यूटिकल का इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत नेसेसरी होता है और हमारे लिए बहुत एडवांटेज है इसका। ठीक है। अच्छा, क्या हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो? बिल्कुल, बिल्कुल। ये करवाया जा सकता है बच्चों के लिए और बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसकी जो है वो जल्द तशख़ीस में ये हमें बहुत मदद देता है। बस एक चीज़ का जिसका हमें ख़याल रखना होता है वो ये होता है कि क्योंकि रेडियो एक्टिव मवाद में रेडिएशंस होती हैं जो किसी हद तक नुकसानदेह हो सकती हैं अगर उनको एहतियात से इस्तेमाल ना किया जाए। तो इसमें कि कितनी डोज़ आप बच्चे को दे रहे हैं, उसके वेट के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से, ये बहुत ज़रूरी है। और एक हमारे पास एक ख़ास स्कैन होता है जो बहुत न्यू बॉर्न बच्चे का भी करवाया जाता है जिसमें हम गुर्दे की फंक्शनिंग को बेसिकली देख रहे होते हैं। ऐसे बच्चे जो बाय बर्थ जॉन्डिस के साथ होते हैं उनमें कुछ ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जिनकी बड़ी अर्ली डायग्नोसिस हो सकती है थ्रू न्यूक्लियर मेडिसिन। तो ये न्यूक्लियर मेडिसिन हमारे लिए काफ़ी एडवांटेज है इसका हमें, और ये हमें बहुत मदद देता है इसमें। तो डेफिनेटली ये बच्चों के लिए भी करवाया जा सकता है और इसके अलावा भी और कुछ स्कैन्स हैं जो बच्चों में करवाए जा सकते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये जो पूरा प्रोसेस आपने बताया है इन टेस्ट का, जो न्यूक्लियर मेडिसिन टेस्ट है, कितना वक्त इनके लिए दरकार होता है? जो डिफरेंट टेस्ट है उनके लिए डिफरेंट टाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। और इसका जो है टाइम ज़्यादा लगने का एक बहुत बड़ी रीज़न ये होती है कि रेडियो एक्टिव मवाद देने के बाद कुछ अरसा वेटिंग टाइम होता है। वो आधे घंटे का भी हो सकता है, वो 4 घंटे का भी हो सकता है। जिस तरह से लोग एमआरआई से बहुत घबराते हैं कि उसके अंदर स्कैन टाइम जो है वो 30 टू 45 मिनट्स चला जाता है और अगर आप मूव कर जाएँ तो स्कैन रिपीट करना पड़ जाता है। तो आम तौर पे लोगों का ये परसेप्शन होता है कि ये जितना भी टाइम हमें लग रहा है स्कैन में ये सारा मशीन के अंदर होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। हम जो है वो रेडियो फार्मास्यूटिकल पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं कि जहाँ जिस ऑर्गन को हम असेस करना चाह रहे हैं वहाँ तक रेडियो एक्टिव मवाद पहुँच जाए तो हम स्कैन स्टार्ट करें। तो बेसिकली जो टाइम लगता है वो इस चीज़ में लगता है। कुछ ऐसे स्कैन्स हैं जहाँ पे हमने खून की गर्दिश देखनी होती है, वो फिर कुछ स्टेप्स में किए जाते हैं, यानी कि रेडियो फार्मास्यूटिकल का इंजेक्शन देने के फ़ौरन बाद एक स्कैन किया जाता है, फिर
2 घंटे बाद स्कैन किया जा सकता है या 4 घंटे बाद स्कैन किया जा सकता है। तो डिफरेंट प्रोसीजर्स के लिए डिफरेंट टाइमिंग्स हैं और ये है कि जिस तरह से हमारे पास कार्डियक स्कैन्स हैं यानी कि दिल के अमराज के स्कैन्स हैं, उसमें हमें फिर थोड़ा सा और टाइम लग जाता है क्योंकि उसमें हम एक दफ़ा पेशेंट को रेस्ट की हम स्कैनिंग करते हैं और एक दफ़ा फिर हम पेशेंट को स्ट्रेस देते हैं और फिर हम उसका स्कैन करते हैं। तो मुख्तलिफ टेस्ट के लिए मुख्तलिफ टाइम हमें लगता है। मैं चाहूँगी कि जाने से पहले आप हमारे सामीन को इस इतने इम्पोर्टेंट मौजू के बारे में ज़रूर बताएं और कोई ऐसी टेक होम टिप्स बताएं जिस पर वो अमल भी कर सके इस टेस्ट को लेके। मैं इस चीज़ पर ज़रूर एम्फेसिस करना चाहूँगी कि बाज़ दफ़ा जब कोई डॉक्टर आपको कोई स्कैन लिख के देता है तो बजाय स्कैन को देख के घबराने के आप उसके बारे में जानें और उसकी अहमियत को समझें कि वो क्यों आपके लिए ज़रूरी है और वो किस तरह से आपको फ़ायदा दे सकता है आपकी बीमारी के अर्ली डायग्नोसिस में और किस तरह से वो आपको मदद दे सकता है फ्यूचर में किसी कॉम्प्लिकेशन के होने से पहले। तो मैं इस बात पे ज़रूर फ़ोकस करना चाहूँगी कि हमें इस तरफ ज़रूर जाना चाहिए कि हम अपने डर के अंदर ही अपना ही नुकसान ना कर बैठें और हम ये जानें कि हमारे लिए क्या चीज़ कितनी ज़रूरी हो सकती है। जिस तरह से आज का न्यूक्लियर मेडिसिन का टॉपिक है, इसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं और हम इस प्लेटफॉर्म से लोगों को बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये हमारे ऑडियंस के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच हमारे शो के लिए अपना वक्त निकाला बहुत और शुक्रिया। थैंक यू वंस अगेन एंड फॉर डिस्कसिंग सच एन इम्पोर्टेंट टॉपिक विद अस। सामीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये शो फ़ायदेमंद साबित होगा। ये हमारे लिए एक नया टॉपिक था इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन। मैं चाहती थी कि हम इस पे एक छोटा सा अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाएं ताकि आप लोग भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकें। सामीन, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ, नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।